कारण अलग हों, लेकिन बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी इससे प्रभावित हो सकता है। यदि नींद ठीक से न आए तो इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है और उसे कई तरह की स्वास्थ्य संबंधित व कई अन्य समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। यदि नींद न आना रोज की बात बन जाए तो बात चिंता की है, क्योंकि इससे न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखा जा सकता है। आमतौर पर नींद संबंधित समस्याएं हो सकती हैं अनिद्रा की समस्या, बार बार नींद टूटना, खर्राटे लेना, अधिक नींद आना। इनके अलावा कुछ अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। यदि लंबे समय तक नींद न आए या नींद की कमी हो तो व्यक्ति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति में चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी, हार्मोन का असंतुलन, स्मरण शक्ति में कमी, बेचैनी। महिलाओं में नींद न आने के कारण माहवारी से जुड़ी परेशानी। इसके अलावा व्यक्ति को मधुमेह व उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए यदि आपको नींद न आने की समस्या हो रही है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। एक विशेषज्ञ को अवश्य दिखाएं। जानें कि खर्राटे या नींद की कोई अन्य समस्या का कारण क्या है और उसका सही इलाज करवाएं। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। कहते हैं कि सोने दो मुझे, सोना जरूरी है ख्वाब संजोने के लिए, क्योंकि कल फिर उठना है मुझे उन्हीं ख्वाबों को पूरा करने के लिए। अक्सर नींद को जोड़ा जाता है सपनों से कि हम ड्रीम्स देखेंगे, अगले दिन उनको पूरा करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो बात होती है नींद का जिक्र बहुत से गानों, कविताओं और शायरी में भी किया जाता है। लेकिन नींद का महत्व हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, और यदि नींद पूरी नहीं होती तो हमारे जीवन पर, हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ पर और हमारे स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये आज हम जानेंगे विशेषज्ञों से। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ रहेंगे विशेषज्ञों के पैनल। हमारे साथ होंगे डॉक्टर अनंत मोहन, हेड डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली से। डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली से। और डिस्कशन में हमारे साथ शामिल हैं डॉक्टर संजय मनचंदा, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ स्लीप मेडिसिन, सर गंगाराम अस्पताल से। हमारे विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और आज की जो जानकारी है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वो लोग जिनको ज़्यादा नींद आती है, वो लोग जिनकी नींद बार बार टूटती है, और ऐसे लोग जिनको नींद बहुत कम आती है। तो आपको क्या करना है अच्छी नींद के लिए, ये जानने के लिए आज का हमारा पूरा कार्यक्रम देखते रहिए। बिल्कुल, अच्छी नींद के लिए क्या कुछ आपको करना है ये जानने के लिए आप हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। और हमारे इस कार्यक्रम से आप भी सीधे लाइव जुड़ सकते हैं। हमारा फोन लाइंस खुल चुकी हैं, तो आपके मन में अगर कोई शंका हो, आपको कोई प्रश्न हो, उसका जवाब आप हमारे विशेषज्ञों से पा सकते हैं। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 1800111234। इस नंबर पे कॉल करके आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने प्रश्न हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddnewstotalhealth@gmail.com। और इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं नींद का क्या महत्व है हमारे लिए। प्रोफेसर अनंत मोहन, जब नींद की बात आती है तो बहुत से लोग हैं जिन्हें ये पता भी नहीं होता कि रोज कितने घंटे सोए, नींद कैसी रही। आमतौर पर इस तरफ हमारा नजर ही नहीं जाती या ध्यान नहीं जाता। कितनी बड़ी समस्या आप मानते हैं और कितना चिंता का विषय है यदि किसी व्यक्ति को अच्छी नींद नहीं आ रही या ठीक से नींद नहीं आ रही? जी हाँ, आपने ठीक कहा कि एडिक्वेट, पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है बॉडी की हेल्थ के लिए, लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए। कितनी नींद लेनी चाहिए एक आदमी को, ये कोई फिक्स नहीं है, बट ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द फुल जो डे का जो पूरा दिन है उसका नींद के तरफ जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों में नींद ज्यादा आती है, जब वो बहुत छोटे होते हैं वो ज्यादा सोते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी नींद की जरूरत भी कम होती है। बट ऑन एन एवरेज फॉर अ नॉर्मल एडल्ट 6 से 8 घंटे पर डे की नींद एडिक्वेट मानी जाती है। क्यों जरूरी है नींद? ये इसलिए क्योंकि पूरा दिन बॉडी के सारे जो सेल्स हैं, सिस्टम्स हैं, कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं, अपना अपना काम करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और बाकी सारे बॉडी के फंक्शंस कैरी ऑन करते हैं। उनको रेस्ट की बहुत जरूरत है। और ये रेस्ट तब मिलता है जब
जब रात को नींद लिया जाता है। तो इतना एडिक्वेट रेस्ट होगा तभी वो आगे जाके अगले दिन फंक्शन करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तब बॉडी के सिस्टम्स के ऊपर ज्यादा जोर होता है, उनको रेस्ट नहीं मिलता, फिर प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। वो क्या प्रॉब्लम्स हैं वो तो अभी हम धीरे धीरे बात करेंगे उसके बारे में। बट न्यूरोलॉजिकल हो, कार्डियोवैस्कुलर हो, शुगर, बहुत सारे प्रॉब्लम अलग अलग सिस्टम पे, मेंटल हेल्थ पे आती हैं। इसलिए 6 to 8 आवर्स फॉर अ नॉर्मल एडल्ट एडिक्वेट माना जाता है। बट ये वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन एज, और ऑल्सो वेरी करता है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, कितनी थकावट होती है, तो इस सब पे डिपेंड करता है। जी डॉक्टर मंजरी, कई बार हम ये जान नहीं पाते कि नींद से जुड़ी हुई समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। कई बार हम उसको डे टू डे वर्क से जोड़ते हैं। तो कितनी बड़ी ये समस्या है, यानी कितनी बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं, और किस तरह की सामान्य समस्याएं हैं नींद से जुड़ी हुई लोगों के बीच में? जी बिल्कुल, बहुत जानना जरूरी है कि हमारे देश में जितनी भी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हुई हैं नींद की बीमारी पे, चाहे वो हॉस्पिटल बेस्ड हो चाहे वो कम्युनिटी बेस्ड हो, उसमें पाया गया है कि करीब करीब 15% पॉपुलेशन को कोई ना कोई नींद की बीमारी है। और अगर हम एक बहुत कॉमन समस्या को ले जिसको हम बोलते हैं इंसोम्निया, तो किसी भी फॉर्म में इंसोम्निया 30% पॉपुलेशन में शामिल है। तो 15% लोगों को नींद की बीमारियां होंगी, और मोटे मोटे दौर पे सबसे ज्यादा जो बीमारी है वो इंसोम्निया होती है, जिसमें अगर हम को सही समय दिया जाए सोने का फिर भी हम ना सो पाए, या तो हम नींद में ना जा पाए, नींद में जाने के बाद उसको मेंटेन ना कर पाए, या फिर जल्दी सुबह उठ जाएं, जो इंसोम्निया बोला जाता है, वो सबसे कॉमन है। इसके बाद आता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। नेक्स्ट माना जाता है कि करीब करीब 4 से 8% पॉपुलेशन को हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में हमारे देश में बहुत एक गलत भ्रांति है। लोग समझते हैं कि अगर आप खराटे मार के सो रहे हो तो वो घोड़े बेच के सोना है या अच्छी नींद है। तो ये एक बहुत गलत भ्रांति है। ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक गंभीर बीमारी है जिसमें हर मिनट में कुछ क्षणों के लिए ऑक्सीजन की कमी होती है ब्रेन में, और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ब्रेन का फंक्शन इम्पैक्ट होता है। तो ये भी एक कॉमन समस्या है। इसके बाद करीब 3 से 2% की रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की बीमारी है, जिसके बारे में हमारी जनता जानती ही नहीं है, जिसमें सोने के पहले पैरों में बेचैनी होती है और पैर एक जुट पे मतलब रेस्ट नहीं कर पाते हैं, बेड पे हिलाते रहना पड़ता है या फिर चल फिर के उसको ठीक करना पड़ता है। तो ये भी एक कॉमन परेशानी है। तो ये 3 मोटी मोटी तौर पे परेशानियां हैं, और ये बहुत आम है। चूंकि नींद से संबंधित है तो लोग इसको अनदेखा कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि बीमारी नींद में नहीं हो सकती। अरे भैया, नींद की क्या बीमारी है, ऐसी कौन सी चीज है? तो नींद की बीमारियों के बारे में जानकारी और जागरूकता बहुत जरूरी है। इसके अलावा नींद की बीमारियां इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज्यादा बीमारियां हैं जिसकी वजह से मेडिसिन का अब्यूज होता है हमारी कंट्री में। अगर एक बीमारी हम ले इस देश में जहां की एडिक्शंस कॉमन मेडिसिन, ओवर द काउंटर मेडिसिन से हो रहे हैं, वो है नींद की बीमारी। जी प्रोफेसर अनंत मोहन, स्नोरिंग का जिक्र डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी ने किया। खर्राटे लेना बेहद आम है और बहुत से लोग ये मानते हैं या तो सामान्य है या हमें अच्छी नींद आ रही है, जबकि आसपास के जो लोग होते हैं, स्पेशली जो अगर एक रूम में सो रहे हैं, वो काफी उनको डिस्टर्बेंस रहता है, लेकिन इस पर कभी बात नहीं की जाती। कितनी बड़ी समस्या के रूप में देखते हैं, इसके क्या कारण है, और क्या हर मामले में स्नोरिंग या खर्राटे लेने का कारण ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ही होगा? देखिए, स्नोरिंग, खर्राटे लेना एक बहुत ही कॉमन फीचर है, और ये अप टू अ सर्टेन लेवल ये नॉर्मल भी है। तो डीप स्लीप में खर्राटे होते हैं, ये बात सही है, बट ये बात सही नहीं कि हर कोई हमेशा नॉर्मल होगा। ये इसके डेफिनेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बोलें कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों में लगभग 20 to 25% किसी ना किसी स्टेज पे खर्राटे लेते हैं, जो कि नॉर्मल वेरिएंट भी हो सकता है, और एडल्ट्स में तो ऑलमोस्ट करीब 40% अपने लाइफ के किसी ना हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आज का हमारा जो वर्कशॉप है उसमें मैं आप सभी का मैं स्वागत कर रही हूँ। कई सारे लोग स्क्रीन ऊपर मुझे दिख रहे हैं, अच्छे अच्छे फेस दिख रहे हैं।
सभी लोग एक्साइटमेंट भी मुझे दिख रहा है सभी लोगों में, क्योंकि आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, राइट। तो वो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप यहाँ पर हमारा चैट बॉक्स भी दिया गया हुआ है, उसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं कि यस मुझे यहाँ से आज इंफॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में, राइट। तो यहाँ पर हमारे जो स्पीकर आएंगे ना, उनको आपको गाइड करने में अच्छे से हेल्प मिलेगी। तो आज का सेशन हमारा स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों से कुछ और भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आज हर घर की कहानी है। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे जन्म से ही शुगर लेके आते हैं, राइट। आपने ऐसा सुना है कि अभी तो इतना सा छोटू सा ही है फिर भी उसको शुगर है, बड़ों को होता है, सबको होता है। तो बस आज हम, अगर आप लोगों के किसी की मेडिसिन भी चल रही है तो वो लोग भी यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यस मेरी इसकी मेडिसिन चल रही है, तो आप उस मेडिसिन में से कैसे बाहर आए ना, वो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से हमारे जो सीनियर वेलनेस कोच है ना, वो आपको गाइड करने वाले हैं, राइट। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, अभी हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो अपनी फोटो के साथ आज का जो वर्कशॉप लिंक लाइव हो चुका है ना, उसका आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, और जल्दी से जल्दी जिसको भी आप आज का जो गाइडेंस यहाँ से मिलने वाला है वो अगर आपको किसी को बताना है, आपको किसी की हेल्प करनी है, तो आप फटाफट से उनको आज का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ताकि वो लोग भी जल्दी से जल्दी हमारा जो ये वर्कशॉप स्टार्ट हो चुका है वो ज्वाइन कर ले। हाँ, लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारा टीआरएम सिस्टम है, उन्होंने आपके लिए अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में तो सोचा है इंफॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन वो हमारी जो सिस्टम है ना, आपका और एक भी ध्यान रख रही है। क्या पता है आप लोगों को, यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे होंगे कि जिसको जूम नहीं पता होगा, तो उन लोगों को आप फटाफट से मैसेज दे दीजिए कि यूट्यूब में हमारा जो ये वर्कशॉप है ना अभी लाइव चल रहा है। तो जिसने भी आपको आज का हमारा लिंक जूम का दिया हुआ है, उसी के पास से आपको हाँ यूट्यूब का लिंक भी मिल जाएगा, तो उन लोगों को भी जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करवा दीजिए, क्योंकि हमारा अभी सेशन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर हमारी कम्युनिटी के बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी देना चाहती हूँ कि हमारी जो टीआरएम सिस्टम है ना, वो हर महीने करीबन 800 से 1000 लोगों की यहाँ पर हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है कि उनको हमारे सीनियर वेलनेस कोच के द्वारा अच्छा अच्छा गाइडेंस देते हैं, उनकी लाइफस्टाइल करेक्ट करवाते हैं, और उनको एक मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय करवाने में उनकी हेल्प करते हैं। तो मैं भी कुछ इसी रीजन से जुड़ी हुई थी। मैं मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, माई सेल्फ वर्षा वोरा, और मैं भी यहाँ पर अपनी हेल्थ की रीजन से ही जुड़ी थी। मैंने यहाँ पर 1.5 महीने में 9 kg वेट लॉस किया हुआ है। कई सारी हेल्थ चैलेंजेस थी, जैसे कि मुझे माइग्रेन था, कॉन्स्टिपेशन तो मुझे बचपन से ही था, हॉर्मोन्स इनबैलेंस हो रहे थे, गायनिक इश्यू हो रहे थे, स्किन प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो भी हमारे सीनियर वेलनेस कोच रहे हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया कि मैं कैसे अपनी लाइफस्टाइल को करेक्ट करूं, और क्या मेरी लाइफस्टाइल में मैं ऐड करूं और क्या माइनस करूं। वो उन्होंने, उनके गाइडेंस के नीचे मैंने मेरी लाइफ को फॉलो किया, और मैं अभी एक मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। अभी मेरी जो सारी प्रॉब्लम है वो भी सारी सॉल्व हो चुकी है। मैं तो मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, उनको भी मैं मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय करवा रही हूँ। यानी कि अभी हम फुल फैमिली एक मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अभी ज्यादा मैं मेरी जर्नी में नहीं जाने वाली, बस मैंने शॉर्ट में बता दिया, क्योंकि अभी यहाँ पर स्पीकर आने वाले हैं बाय बैकग्राउंड। वो एक डॉक्टर है, लेकिन वो ऐसे नहीं आने वाले। उसके लिए हमें वर्चुअली क्लैप करना है और उनको चैट बॉक्स में हमें वेलकम करना है, ताकि वो जल्दी से यहाँ पर आए और हमें उनका गाइडेंस है, जो 9 साल का उनका अनुभव है, वो यहाँ पर हमारे साथ शेयर करें और हमें हेल्प करें, राइट। तो मैं अभी उनको इनवाइट करने जा रही हूँ। प्लीज डॉक्टर राजेंद्र भट्ट आइए और हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच वर्षा जी। और आपकी जर्नी भी बहुत जबरदस्त थी, और आप अपना फैमिली एक मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू वेरी मच वार्म वेलकम के लिए। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोग यहाँ वेलकम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। यस, तो आज हम जो एक वर्कशॉप के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो है हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में आप जानकारी लेंगे, राइट। तो उससे पहले मैं थोड़ा मेरे बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र भट्ट है। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र भट्ट है, और मैं बैकग्राउंड से मैंने पीएचडी किया हुआ है।
मैंने बैकग्राउंड से पीएचडी किया हुआ है। सोचो, पीएचडी मानी बहुत सारा नॉलेज, पर वो नॉलेज को इम्प्लीमेंट न करने की वजह से मैं आज ऐसी स्थिति में आ गया था बीच में कि जहां बहुत सारे हेल्थ के चैलेंजेस थे। देखो, बहुत सारा नॉलेज होता है ना, तो वो नॉलेज को आई के ई का एक रोग लागू हो जाता है, आई नो एवरीथिंग। तो उसी की वजह से क्या होता है कि हम कभी कभी अच्छी चीजों के बारे में जानकारी लेने से इतराते, क्यों? हमें लगता है मुझे सब कुछ पता है, आई नो एवरीथिंग। तो कुछ ऐसी कंडीशन थी, नॉलेज के वाइज बहुत सारा, पर हेल्थ के वाइज इतना अच्छा हेल्थ नहीं था। वजन भी बढ़ चुका था, प्री डायबिटिक कंडीशन भी थी, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल भी था, कुछ ऐसी स्थितियां मेरी हो चुकी थी। देखो, ये हो सकता है, हर एक व्यक्ति के साथ हो सकता है। मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, ये स्थिति हो गई थी मेरी, और वजन तो बढ़ ही रहा था। नॉलेज में कोई कमी नहीं थी, न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सारी जानकारी थी, हेल्थ के बारे में बहुत सारी जानकारी थी, तो भी मैं अपने बॉडी के लिए काम नहीं कर पा रहा था। तो इसी की वजह से ये लाइफ डिटेरियोरेट हुई। और फिर पता चला कि एक व्यक्ति जिसने मुझे इसके बारे में बताया कि अच्छी लाइफ कैसे जीनी चाहिए, तो उसके बारे में आगे बढ़े, और लाइफ में मैंने यू टर्न लगाया, और आज मैं और मेरा फैमिली एक मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। तो आज के वर्कशॉप के ऊपर जाने से पहले मैं कुछ चीजों के बारे में आपको प्रकाश डालना चाहता हूं कि अभी देखा जाए ना, वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड में 20 से लेके 70 के बीच में जो लोगों की उम्र होती है, राइट, उनमें से 547 मिलियन एडल्ट जो है वो डायबिटिक कंडीशन में पहुंच चुके, वर्ल्ड वाइड में बात कर रहा हूं। तो ऐसा बताया जाता है कि जितने लोग जिंदा है उसमें से वर्ल्ड में हर 10 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इश्यू होता है। और वर्ल्ड में अगर बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि 2030 तक जो प्री डायबिटिक रेशियो होता है, प्रिडिक्शन है कि भाई ये डायबिटिक का प्रिडिक्शन वो 640 तक पहुंच सकता है, मानी एक प्रिडिक्शन है। और ऐसा प्रिडिक्शन भी माना जाता है कि 2045 तक ये नंबर है वो 800 मिलियन के पास जा सकता है। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो हर 4 में से एक एडल्ट डायबिटिक पाया जाएगा। अगर इसी तरह से हमारी जो जीवन शैली चल रही है वर्ल्ड में, तो ये हो सकता है। 2021 की एक स्टडी हुई थी इंडिया के ऊपर खास करके, तो इंडिया में आज 101 मिलियन लोग जो है वो कहीं ना कहीं डायबिटीज की वजह से परेशान है, मानी उनको उसकी दिक्कतें चल रही है। अगर बात करें तो 136 मिलियन जितने लोग प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं, जिनको नहीं पता है कि मैं अभी डायबिटिक हूं या नहीं हूं। तो ऐसी जो कंडीशन प्री डायबिटिक होती है, बॉर्डर लाइन जिसे कहा जाता है, उससे वो जूझ रहे हैं। 315 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। 254 लोग ऐसे हैं जिनको ओबेसिटी मानी वजन उनका ज्यादा है, ऐसे लोग हैं। और इसमें से 351 लोग ऐसे हैं, 351 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको एब्डोमिनल ओबेसिटी मानी पेट बाहर निकला हुआ है। देखो, ये सभी एक रेशियो बता रहा है कि आज वर्ल्ड के अंदर सिनारियो क्या है। तो वर्ल्ड में और इंडिया की बात करें तो दोनों में यही सिनारियो है कि हमारा जो इंडिया है उसके अंदर ये नंबर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि वर्ल्ड में भारत अभी डायबिटीज के पेशेंट के रिगार्डिंग नंबर 1 पे चल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। तो देखिए, ये कुछ अच्छी बात तो नहीं है, पर एक्चुअली ये हो रहा है। तो ये सब होने के पीछे क्या रीजन है, और उससे पहले हम जानेंगे कि एक्चुअली ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो बहुत सारे लोग आज हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, कुछ 387 लोग जुड़ चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं कितने कितने लोग यहाँ जो जुड़े हैं वो किस किस जगह से जुड़े हैं। आप आपके सिटी का नाम लिख सकते हो, तो फटाफट चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो आपके सिटी का नाम। मैं जानना चाहता हूं कि नियरली 400 लोग आ चुके हैं। देखो, पूना से है, अहमदाबाद से है, दाहोद से है, बहुत सारे न्यू गोता से है, वाऊ महसाणा से है, पुणे से है, निकोल से है, बोटाद, एमपी से है, भोपाल से है। क्या बात है, कितने सारे अलग अलग, उपलेटा, गांधीनगर, वाऊ अमेजिंग, भोपाल से है, जाम जोधपुर, वेरावल, गोता, भुज से है, राजकोट से है, सुरेंद्र नगर, नरोड़ा। क्या बात है
क्या बात है, जबरदस्त। 400 से ज्यादा लोग आज, देखिए अलग अलग सिटी से यहाँ लोग आ रहे हैं, देखो अलग अलग। तो ये हमारा कम्युनिटी की वजह से बहुत सारी जगह से लोग, देखो घाटकोपर किसी ने लिखा, घाटकोपर से मानी मुंबई से है, अहमदाबाद से है, वाओ, आउट ऑफ अहमदाबाद से है, बाहर से है, क्या बात है। तो ये कम्युनिटी में हम जुड़े हैं, तो ये कम्युनिटी यही तो करती है कि हमारे साथ देश विदेश से भी, कनाडा, देखो अभी मैंने विदेश बोला, कनाडा से भी कोई व्यक्ति अभी जुड़ा है, देखो अमेजिंग, वाओ, फैंटास्टिक। तो एक साथ अलग अलग देश के अंदर, अलग अलग जगह के अंदर, यहां से हम इकट्ठा बैठ के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सोचो क्या बात है। बहुत सारे लोग अलग अलग सिटी से, भावनगर से भी है। तो यही तो ये कम्युनिटी का पावर है कि हम एक ही जगह बैठ के 400 से ज्यादा लोग एक ही इंफॉर्मेशन को एक साथ ले रहे हो और हर घर में पहुंच रही है। तो इससे बहुत बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कम्युनिटी हमारी जो है DRM कम्युनिटी, उसको बहुत धन्यवाद, कैसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि वहाँ हर एक व्यक्ति के घर घर तक ये पहुंच पाए, राइट। राइट, तो अभी ये इंसुलिन रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या, तो उसको समझने के लिए पहले ये एक्चुअली किस तरह से ये काम करता है, उसका जो मैकेनिज्म है वो हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअली है क्या, इंसुलिन रेजिस्टेंस एक्चुअली है क्या, और वो काम किस तरह से करता है। तो उसके लिए मैं है ना एक लॉक एंड की सिस्टम के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा। जनरली लॉक एंड की हमें पता है कि जनरली जो घर का ताला होता है वो जो चाबी है उसी से खुलता है, ये हमें याद रखना है, राइट। अभी एक एग्जांपल से हम सोचेंगे, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होता है एक्चुअली। मैं यहाँ से कोई एक रैंडम व्यक्ति से मैं बात करना चाहूंगा ताकि थोड़ा कम्युनिकेशन में इजी रहे। यहाँ चलो वर्षा जी से ही बात कर लेते हैं। वर्षा जी, आप यहाँ पे हो ना? वर्षा जी, वर्षा वोरा जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। शायद वर्षा जी का, यस वर्षा जी, अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है आपको। यस वर्षा जी, आप सुन रहे हो? यस सर। हाँ वर्षा जी, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आपके घर पे वो एकदम से कोई आ जाए मेहमान, तो आप उसके लिए खाना वाना बना दोगे, राइट? यस। अभी वो दूसरे दिन 2-3 और मेहमान आ जाए तो आप खाना बना दोगे, राइट? यस, बना तो दूंगी लेकिन थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अभी तीसरे दिन वही घटना फिर से घटे और 4-5 और मेहमान को लेके कोई आ जाए, तो फिर आप क्या करोगे? पता चले कि अभी आ रहे हैं 5-6 लोग अलग से, वही रिपीट आ रहे हैं, पर थक जाओगी, कंटाल जाओगी। और लास्ट में क्या करेंगे? घर में ताला लगा के कहीं बाहर चले जाएंगे। यस, अगर ये 1 वीक तक चला। थैंक यू वर्षा जी, आपसे बात करके मैं वही बताना चाहता था कि जो चीज बार बार हो रही है ना उसको हम रोक देते हैं, बार बार जो चीज होती है ना उसको रोकते हैं। देखो उन्होंने बताया मेहमान एक बार आएंगे, कभी बिना बताए तो चलेगा, दूसरे दिन आएगा तो भी चलेगा, तीसरे दिन थोड़ा मूड खराब होगा, चौथा 5वां दिन घर में ताला लग जाएगा, पता चले आने वाले ताला लगा दो। ऐसी ही घटना कुछ होती है हमारे बॉडी में, अभी उसको हम समझते हैं। जैसे हर घर में एक रसोई घर होता है, वैसे हमारे कोश जो होते हैं, हर एक कोश में एक रसोई घर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से उसको जाना जाता है, नहीं समझ में आए तो चलेगा। तो ये रसोई घर है। तो रसोई घर में जैसे हमारे घर के अंदर जो सब्जी होती है उसके लिए दाल चावल चाहिए, वो सभी चीजें चाहिए, ऐसे हमारे जो कोश होता है उसका शक्ति के लिए, माने उसका खुराक जो होता है वो ग्लूकोज होता है, उसको ग्लूकोज हर रोज चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया कि उसको ग्लूकोज हर रोज चाहिए। तो वो ग्लूकोज उसको मिलेगा, तो ग्लूकोज में से वो क्या करेगा? एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और जो एनर्जी से उसको कोश को चलाने में वो मदद करेगा, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया। अभी जितना ग्लूकोज की जरूरत थी उससे ज्यादा अगर ग्लूकोज आना स्टार्ट हो जाता है तो एक बार वो मना नहीं करेगा, स्टोर कर देगा, माने थोड़ा रख देगा, घर पे रख देगा, स्टोर कर देगा, ठीक है, आगे यूज हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बार आएगा, तीसरी बार आएगा, चौथी बार आएगा, फिर वो बोलेगा भैया नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक है, तो भी वो बोलेगा, जबरदस्ती जबरदस्ती आ जाता है ना मेहमान, नहीं आज तो यही खाना खाएंगे, कुछ भी कर लो,
तो ऐसे जबरदस्ती वाले आ जाएंगे तो फिर क्या करेगा, उस दिन तो ना नहीं बोल सकता मुंह पे, पर दूसरे दिन क्या करेगा, जो गेट का ताला है ना उसको बंद कर देगा, ताले को बंद कर देगा। किस तरह से बंद कर देगा कि फिर वो ताला ओपन नहीं हो पाए। तो ऐसी कुछ घटना घटती है, उसके बारे में हम यहाँ एक स्लाइड के तौर पे देखेंगे, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। हर एक घर को खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत पड़ती है, राइट। देखो ये, इससे आपको थोड़ा आराम से पता चल जाएगा कि ये एक हमारा कोश है। अभी जैसे ही हमें खाना खाने में ग्लूकोज आता है, बार बार आता है, बार बार आता है, ज्यादातर हम लेते हैं, तो ग्लूकोज आने के बाद इंसुलिन नाम का जो अंतःस्त्राव होता है वो उसको लेके कैरी करता है और जाके यहाँ चाबी लगाता है। रिसेप्टर जो होता है उधर चाबी लगाता है, चाबी लगाएगा तो ओपन हो जाएगा रसोई घर का दरवाजा और वो ग्लूकोज अंदर चला जाएगा, फिर उसका काम हो जाएगा। पर बार बार होने की वजह से लास्ट में कोष क्या करेगा, कोष बोलेगा कि भाई नहीं, तो वो ताला बदल देगा। अभी ताला बदल दिया तो ये इंसुलिन वाला चाबी लगेगा नहीं, और मैसेज जाएगा ब्रेन के ऊपर कि भाई वो ग्लूकोज ब्लड में घूम रहे हैं पर वो इंसुलिन उसको हर एक कोष में नहीं पहुंचा रहा है। तो ब्रेन बोलेगा मोर इंसुलिन, और बना दो, और ज्यादा इंसुलिन बनेगा और ज्यादा ग्लूकोज आएगा। बार बार चाबी गलत लगाने की कोशिश करता रहेगा, ताला खुलने वाला नहीं है। इसे बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, मानी विरोध। उन्होंने विरोध प्रदर्शित कर दिया कि भाई इंसुलिन मत आना। जो बचपन में हमने नहीं सुना था वो शेर आया शेर वाली कहानी, बार बार वो बोलता था शेर आया शेर, जब ओरिजिनल आ गया ना तब किसी ने माना नहीं। इसी तरह से या बार बार जब वो ग्लूकोज लेके आता है ना तो कोष बोलते हैं भाई अभी मत आना, अगर आएगा तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा, ताला बदल दूंगा। तो यही कंडीशन होती है हमारे साथ। कुछ इसी तरह से हमारे लाइफ में ये होता है कि हम ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों को खाते हैं। माने इंसुलिन रेजिस्टेंस किस तरह से होता है, हाई कार्बोहाइड्रेट वाली जो चीजें होती है उसमें से हमें ग्लूकोज मिलता है। तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हमारी बॉडी में जाएगी, बार बार जाएगी, तो कांस्टेंट इंसुलिन की डिमांड बढ़ेगी। तो जो पेंक्रियाज होता है, स्वादुपिंड जिसे बोला जाता है, वो इंसुलिन को जनरेट करता है। अभी वो जनरेट करके ग्लूकोज को लेके कोष की तरफ जाता है, पर कोष बोल देता है कि नहीं प्लीज मुझे नहीं चाहिए, वो ताला बदल देता है और इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है। इसे बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इसी की वजह से बार बार ग्लूकोज हमारी बॉडी में आता जाता है, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाते रहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और इसी की वजह से फिर क्या होगा कि कोष ने तो मना कर दिया पर कोष को खाना चाहिए फ्यूचर में। तो अभी ये ताला तो बदल दिया तो लगने वाला नहीं, तो उसको भूख लगेगी। तो जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है उनको बार बार भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो फिर से वो कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, और यही विष चक्र चलता रहता है। और इसी विष चक्र की वजह से फ्यूचर में हम कहीं ना कहीं डायबिटिक हो जाते हैं। जो यही इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ये सभी घटनाएं होती हैं और हमारा बॉडी इसी तरह से आगे बढ़ता जाता है। और इसकी वजह से कैसे पता चलेगा आपको कि भाई मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस है? आपको कुछ सिम्टम्स आएंगे तो हमें पता चलेगा। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर है। सबसे पहले देखा जाए तो आपको बार बार भूख लगना, बार बार हमें भूख लगती रहती, क्रेविंग होती रहती, वो भी ज्यादातर हमें स्वीट की क्रेविंग होती। मानिए बार बार आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ स्वीट खाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये निशानी है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। उसके अलावा कुछ बाहरी, जैसे हमारे कुछ प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, बगल होता है, गला होता है, वो सभी जगह सडनली ब्लैकनेस, एकदम ब्लैक पोर्शन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता, और वो आपको एकदम से पता चल रहा है कि वो पोर्शन ब्लैकिश हो रहा है। तो उसका मतलब है यहां भी आपको दिख रहा है कि ये साइन है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और ये क्रेविंग बढ़ती जाती है। दूसरा, आपको टायर्डनेस फील होती है,
खाना खाने के बाद भी आपको लगता है कि आपको टायर्डनेस में थकान महसूस हो रही, खाना खाने के बाद तो जनरली हमें एनर्जी मिलनी चाहिए क्योंकि खाने में से हमें एनर्जी मिलती है, पर तो भी हमें वो नहीं होता है, तो उसका मतलब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। फ्रिक्वेंटली आपको पानी पीने की इच्छाएं होना और बार बार यूरिनेशन के लिए जाना, वो भी एक सिम्टम्स है जहां से हमें पता चलता है। एक और सबसे कॉमन वाला सिम्टम्स है आपका सडनली वजन बढ़ना या सडनली वजन कम होना। या तो एकदम से बढ़ना चालू हो जाएगा, आप ओबेसिटी में चले जाओगे, या तो एकदम से कम हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि ग्लूकोज नहीं जा पा रहा है कोशों के तरफ। साथ में अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल है तो भी एक निशानी है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, हॉर्मोन्स में बहुत सारे चेंज, ज्यादातर महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस ज्यादा दिखते हैं, क्लियर दिखते हैं कि इनको हार्मोनल चेंजेस है। उसमें पीसीओएस हो जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरियल सिंड्रोम। तो ये सभी सिम्टम्स है कि शायद इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। जनरली फीमेल में ईस्ट्रोजन है और ये सभी चीजों का जो हार्मोनल बैलेंस है वो खराब हो सकता है। कभी कभी टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स में बढ़ जाता है तो बॉडी में बालों का बढ़ना, वो सभी सिम्टम्स से पता चलता है कि इनके इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी हो सकता है। और ये सभी चीजों की वजह से और कुछ कुछ एक्ने जो होते हैं, स्किन का टोन चेंज, मैंने बताया एकदम से ब्लैकिश पिगमेंटेशन हो जाना, स्किन एकदम से कलर चेंज हो जाना, तो ये सभी जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स बता रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग आपका प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है उसका एक विष चक्र है, जो विष चक्र बहुत ही कॉमनली हम सभी के लिए इजी है जानना। हम एक डायग्राम से देखेंगे कि देखो एक कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हम खा रहे थे, इस तरह से बढ़ रहा है, इंसुलिन रेजिस्ट्रेशन हो रहा है, हमारे जो सेल है उसको स्ट्रगल हो रहा है, एनर्जी नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो इंसुलिन आ नहीं सकता है क्योंकि हमने रोक दिया है, एनर्जी इनफ नहीं मिल रही है। हमारा बॉडी बार बार इंसुलिन प्रोडक्शन करता रहता है और फिर आगे जाके बहुत सारी दिक्कतें, सूजन, इंफ्लामेशन और ये सभी चीजें बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और इस तरह से इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है वो एकदम पीक पे चला जाता है और इसकी वजह से फिर आगे बहुत सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्यों होता है, कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है? तो कुछ ऐसे कारण हैं, जैसे सबसे पहले देखा जाए तो जेनेटिक्स होता है, यानी आपके मम्मी पापा को रिगार्डिंग था और आपको भी उसके रिगार्डिंग हो सकता है, उसका भी कुछ परसेंटेज है। उसके अलावा आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर आप जी रहे हो, बैठा है जी रहे हो, टीवी का रिमोट बटन हाथ में, अभी तो टीवी भी नहीं है हमारा ये मोबाइल ही काफी है, वो बस हाथ में रहता है, बैठे रहते हैं। पहले हमें समय पसार करने के लिए कुछ कुछ एक्टिविटी करना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था, कुछ वॉक करते थे। आज मोबाइल की वजह से हम एक ही जगह बैठे रहते हैं लंबे समय तक। ओबेसिटी, ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिर उसके बाद होता है ओबेसिटी, क्योंकि आप बैठे रहते हैं, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो ग्लूकोज है वो कैश किस तरह से यूटिलाइज होगा, नहीं होगा, धीरे धीरे वो फैट में कन्वर्ट होता जाएगा और उसमें से हम वेट हमारा बढ़ाते जाएंगे, फिर हम हो जाएंगे ओबेसिटी। तो ये ओबेसिटी भी एक रीजन है जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है हमारी जिंदगी में। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जो ज्यादातर पुरुषों महिलाओं में दोनों में देखा जाता है। सर्टेन मेडिकेशन, कुछ ऐसी दवाइयां आपने ले ली थी कोई कारणवश, तो उसकी वजह से भी कभी कभी ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कोरोना काल की जो ट्रीटमेंट थी उसके बाद बहुत सारे लोगों को डायबिटीज रिगार्डिंग चैलेंजेस आ गए थे, क्योंकि जो दवाइयों का डोज था हेवी डोज था, क्योंकि उसका प्रॉब्लम इतना ज्यादा था, उसके अगेंस्ट आपको हेवी डोज दिया गया था और वही डोज की साइड इफेक्ट्स में भी हो सकती है और उसी की वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से डायबिटिक हो सकते हो। और सबसे ज्यादा देखा गया है वो है ऑन हेल्दी डाइट। जो भी हम खाना खा रहे हैं वो अगर हेल्दी नहीं है तो डेफिनेटली ये
फ्यूचर में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों, एक दिन ये इंसुलिन रेजिस्टेंस आप में पीक पे जाने वाला है, और जब जाएगा तब बताएगा नहीं कि मैं आऊं, क्या मैं आ जाऊं, नहीं, वो सीधा जाएगा। और इसकी वजह से बॉडी में बहुत सारी इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मानी बहुत सारी दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें से कुछ कुछ दिक्कतों के बारे में हम समझते हैं कि कौन कौन सी दिक्कतें हमें आना स्टार्ट हो सकती है। देखिए, सबसे पहले पीसीओएस जिसे बोला जाता है, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरियल डिजीज भी बढ़ सकता है। इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन, फैटी लीवर चेंजेस, ऐसा नाम सुना होगा, ये सभी चीजें हो सकती है। आर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है, मानी आपकी जो एसिडिटी भी बढ़ सकती है, हार्ट बर्न मानी एसिडिटी। लो एचडीएल, आपका जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल वो कम हो जाएगा। सिरोसिस, जैसे आगे मैंने बताया, लीवर में प्रॉब्लम होता, फैटी लीवर चेंजेस होते हैं, फिर उसके बाद आगे जो बढ़ता है उसे बोला जाता है सिरोसिस, जिसे लीवर सिरोसिस के नाम से भी जाना जाता है। कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाता है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। कार्डियो मायोपैथी, मानी हृदय के रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो सकता है। आपका ब्लड का लेवल, शुगर लेवल एकदम से स्पाइक, एकदम से कम हो सकता है, और ट्राइग्लिसराइड लेवल भी एकदम से बढ़ सकता है ये, और बॉडी में ज्यादातर फैट परसेंटेज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और ये सभी घटना घट रही है, मानी ये इंसुलिन की वजह से हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही ये सभी घटनाएं हमारे बॉडी में होना स्टार्ट हो रही है। तो देखो, ये सब हो सकता है, और ऐसा बताया जाता है कि हर एक प्रॉब्लम के पीछे इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना, वही एक मात्र प्रॉब्लम है। मानी हर एक प्रॉब्लम की जो मदर है वो है इंसुलिन, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही बहुत सारे डिजीज हमारे बॉडी में आते हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकता है, माइग्रेन्स हो सकते हैं, ओबेसिटी हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। बच्चों के अंदर, जैसे बताया कि बच्चों के अंदर भी आज चाइल्ड ओबेसिटी बढ़ रहा है, फैटी लीवर मिल रहा है, पीसीओएस हो रहा है, आर्थराइटिस हो रहा है, अल्जाइमर डिजीज हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। ये सभी चीजें कहां से होगी? तो ये सभी चीजें होती है कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। देखो, आपको लग रहा होगा ये सभी की मदर क्यों है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से सभी चीजें क्यों होती है? क्योंकि इंसुलिन जब भी बढ़ता है, क्योंकि सेल तो ना बोल रहा है, तो अभी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो क्या करेगा, कोई ना कोई ऑर्गन के पास जाएगा कि भाई ये ग्लूकोज ले लो, कोई और सेल के पास जाएगा, ऐसे करके वो फ्री में बहुत सारे ऑर्गन का जो एक्टिविटी है उसको खराब करने में काम चालू कर देता है, क्योंकि उसको तो जाना है कहीं भी, उसको तो अपना काम खत्म करना है, तो फिर वो इंटरफियर करेगा किसी और ऑर्गन की एक्टिविटी में, और इस तरह से वो और सेल्स को खराब करेगा और आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से फिर जो लास्ट में हमें जिसे नाम दिया जाता है उसे बोला जाता है डायबिटीज। तो ये सभी घटनाक्रम के बाद में शायद वो पर्सन डायबिटिक हो चुका होगा, तो अभी डायबिटीज हो गया, तो डायबिटीज होने के बाद उनको कुछ कुछ चीजों में सिम्टम्स आना, और फिर ब्लड टेस्ट करवाएंगे तब पता चलेगा। और ज्यादातर कुछ ऐसे नियम होते हैं कि हमारे बॉडी में हमें डायबिटिक है या नहीं किस तरह से पता चलेगा। ये सिम्टम्स तो आ रहे हैं, पर ब्लड टेस्ट कब पता चलेगा? कि जब आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे। अभी ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो ज्यादातर ऐसे माना जाता है कि जो नॉर्मल रेंज होती है ब्लड ग्लूकोज की, वो 80 से लेके 120 के आसपास अगर है तो मान लीजिए कि आप नॉर्मल व्यक्ति है। और खाना खाने के बाद, मानी पीपीबीएस, पोस्ट प्रेंडल ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो 140 के अंदर चल रहा है, ये तो आप नॉर्मल व्यक्ति है ऐसा माना जाता है। ये जो रेंज में बता रहा हूं, हर लेबोरेटरी से लेबोरेटरी अलग होती है, वहां साइड में उसका रेंज दिया गया होता है। ये कॉमन रेंज जो हमें पता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। प्री डायबिटिक अगर कंडीशन की बात करें तो 120 से लेके 140 के बीच में अगर जा रहा है तो शायद आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हो। और खाना खाने के 2-3 घंटे बाद अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 से 200 के बीच में आ रहा है
तो भी शायद आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हो। और अगर आपका ग्लूकोज लेवल 140 से ऊपर जा रहा है फास्टिंग का, मानी भूखे पेट, तो आप डायबिटिक पेशेंट हो सकते हो। और आपका अगर 200 से ज्यादा है खाना खाने के बाद, तो भी ये हो सकता है कि आप डायबिटिक पेशेंट बन चुके हो। और ज्यादातर ये होता है पर हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि सबसे पहले होता है प्री डायबिटिक कंडीशन। और वो जो प्री डायबिटिक कंडीशन होती है उसमें पता नहीं चलता, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स नहीं आते हैं जिसकी वजह से आपको पता चले, अनटिल एंड अनलेस आप जब उसका ब्लड टेस्ट करवाएं। जब तक ब्लड टेस्ट नहीं है तब तक वो नहीं पता चलता है। तो ऐसे बताया जाता है कि हर 3% में से एक व्यक्ति प्री डायबिटिक कंडीशन में होता है, पर उनको पता नहीं होता है। तो ऐसे कोई सिम्टम्स उनको दिखते नहीं है। अगर पता चल गई आपको कि आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हो, तो कुछ कुछ चीजों की चेंज करने की वजह से आप रिवर्स कर सकते हो। जैसे कि आपको हेल्दी खाना है। दूसरा, अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपको उसको कंट्रोल में लाना है। तीसरा, एक्सरसाइज हमें करना है। और चौथा, रेगुलर तौर पे हमें हमारा ब्लड का शुगर लेवल को टेस्ट करवाते रहना है। अगर ये सभी चीजों में अगर हम ध्यान रखेंगे तो आप प्री डायबिटिक, अभी बॉर्डर पे हो, तो बॉर्डर क्रॉस नहीं की है तो वापस बॉर्डर के अंदर आ सकते हैं। तो ये सभी चीजों में अगर हम काम करेंगे तो हो सकता है। और ज्यादातर डायबिटीज के दो प्रकार होते हैं, एक होता है टाइप 1 और दूसरा होता है टाइप 2। टाइप 1 जो होता है उसका बहुत सारे रीजन होते हैं टाइप 1 होने के। जैसे कि ये जनरली हमने पाया गया है कि छोटे उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको कभी बुखार आ गया या कोई दवाई की साइड इफेक्ट्स की वजह से उनका पेंक्रियाज अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो ये जो घटना होती है उसके अंदर आपका जो पेंक्रियाज है वो काम नहीं कर पाएगा फ्यूचर में, क्योंकि वो खराब हो चुका है। तो ज्यादातर टाइप 1 डायबिटीज जो होते हैं वो छोटी उम्र में ज्यादा देखे जाते हैं और वो नॉन रिवर्सिबल हैं। उसके साथ हम अच्छी तरह से अगर मेंटेन करें हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल तो नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। और दूसरा जो प्रकार होता है टाइप 2, 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज ही होता है। और क्यों टाइप 2 डायबिटीज होता है उसके पीछे के बहुत सारे कॉमन रीजन हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, अगर अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वजन ज्यादा है कम नहीं कर रहे हैं, हाई फैट और कोलेस्ट्रॉल वाली चीजों का सेवन रेगुलर करते हैं, तो ये सभी घटनाक्रम से टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। उसके अलावा भी प्रकार है जेस्टेशनल डायबिटीज जिसे बोला जाता है। ज्यादातर महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद उनको डायबिटीज में वो चले जाते हैं, मानी उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसकी वजह से उनकी जो कंडीशन है वो डायबिटिक हो जाती है। और पहले नहीं होती है पर जेस्टेशनल मानी प्रेगनेंसी के बाद होती है। और उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन हैं कि उनकी लाइफस्टाइल अगर सही नहीं है। कभी कभी बताते हैं ना कि भाई अगर प्रेग्नेंट हो तो बीमार है, इस तरह से ट्रीट करते हैं, उनको चलने नहीं देते, काम नहीं करने देते, तो वो सभी चीजों की वजह से भी उनको हो सकता है। तो ये कुछ कुछ उसके प्रकार है जिसकी वजह से होता है। तो दोनों में थोड़ा फर्क होता है। एक होता है जिसमें बार बार इंसुलिन आने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है और फिर से वो काम नहीं कर पा रहा है। और जो दूसरा होता है टाइप 1, उसमें उसका जो रोग प्रतिकारक तंत्र होता है वही उसका दुश्मन हो जाता है, जिसे ऑटो इम्यून डिजीज भी बोलते हैं, और वो उसी की वजह से खराब हो गया है। तो ये दो प्रकार हैं जिसकी वजह से डायबिटीज में प्रॉब्लम्स हो सकती है। अभी क्या करेंगे जिसकी वजह से हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर पाए, हमें क्या करना चाहिए? चलो ये तो हम बारी बारी से देख लिया क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सिम्टम्स की वजह से क्या दिक्कतें आ सकती है, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हमें क्या क्या दूसरे प्रॉब्लम्स दे सकता है, वो सब हमने देख लिया, राइट। अभी लास्ट में किस तरह से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमें हमारी लाइफस्टाइल को सबसे पहले करेक्ट करना है। करेक्ट मानी सही करना है। किस तरह से? तो बारी बारी देखते हैं। सबसे पहला स्लीप।
आपको आपकी नींद सही रखनी है और स्ट्रेस का मैनेजमेंट करना है। ज्यादातर अनिद्रा की वजह से ही स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेस की वजह से ही अनिद्रा बढ़ती है, क्योंकि आप स्ट्रेस में होते हैं, काम नहीं हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, टारगेट है अचीव नहीं कर पा रहा हूं, ये सभी जो टेंशन होता है वही आपको स्लीप कम करने में मजबूर करता है। तो स्लीप सबसे पहले 7 से 8 घंटे हर रोज आपको सोना है। अगर ये सही कर देंगे, स्ट्रेस का मैनेजमेंट सही कर देंगे, तो सबसे पहला पड़ाव पास हो जाएगा कि आप आराम कर रहे हो 7 से 8 घंटे तक। और उसमें भी कुछ टाइमिंग है। हाँ, 7-8 घंटे मानी मैं 1 बजे सोऊंगा और 9 बजे उठूंगा तो काम नहीं करेगा, राइट। तो उसके लिए हमें कब सोना है? लेट टू लेट हमें 10 बजे या सबसे लेट में 11 बजे सो जाना है। तो 6 से 7 घंटे का हमें टाइमिंग रखना है। दूसरा जो मैंने बताया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, बहुत तनाव युक्त जिंदगी अगर हम जिएंगे तो डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम होगी। और जितना तनाव बढ़ेगा उतना ग्लूकोज बॉडी में बढ़ता है, पता है? जितना तनाव बढ़ेगा ना उतना ग्लूकोज बढ़ता है। टेंशन बढ़ेगा ना तो ब्रेन है ना हमारा, वो ग्लूकोज खाता है। मैक्सिमम ग्लूकोज कौन खाता है? हमारा ब्रेन। तो ज्यादा इधर टेंशन देंगे ना तो ज्यादा ग्लूकोज बनेगा। तो उसके लिए अंदर स्ट्रेस के ऊपर काम करना है। तीसरा है पानी। अभी स्ट्रेस को कम करना है ना तो पानी चाहिए। पानी क्या करेगा? डिटॉक्सिफिकेशन, हमारे बॉडी में से टॉक्सिन को रिमूव करने में मदद करता है। अभी आप बताएंगे पानी कितना पीना चाहिए, तो WHO रेकमेंड कर रहे हैं कि अगर आपका वजन 20 kg है तो 1 लीटर आपको हर रोज पानी पीना है। पानी 1 लीटर तक हम पी सकते हैं। अगर आपका 40 kg है तो 2 लीटर तक, 80 kg है तो 4 लीटर। तो ये हमें याद रखना है कि पानी हमें सही से पीना है, और पानी बैठ के पीना है, कभी उठ उठ के नहीं पीना है, बैठे बैठे पीना है। तो उसका भी है। खाना खाने के पहले नहीं पीना है, खाना खाने के बाद में नहीं पीना है। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये जानने से हमें पता चलता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो करेक्ट हो रहा है, राइट। चौथी चीज है हमारी एक्सरसाइज। WHO बता रहा है कि कम से कम हर एक व्यक्ति को 40 to 45 या 1 घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए हर रोज, एवरी सिंगल डे। क्योंकि एक्सरसाइज करने से बॉडी राउज होता है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल से खराब होता है। अभी एक सिंपल एग्जांपल है, अगर आपके पास कोई मोटर व्हीकल है या गाड़ी है, अगर उसको बहुत दिनों तक ऐसे ही रख दो, फिर चालू ही नहीं होगी। बहुत दिनों तक आप ऐसे ही उसको छोड़ दो, चालू ही नहीं होगी। वो तो निर्जीव पदार्थ है। वो भी बोल रहा है कि मुझे चलाओ हर रोज, उसको हर रोज पेट्रोल डालो, अच्छा अच्छा वाला फ्यूल डालो और उसको चलाओ। तो हमारा बॉडी तो जीवंत है, तो उसको अगर हम बैठा रखेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। तो एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, और हर रोज 45 मिनट एटलीस्ट एक्सरसाइज करना चाहिए। साथ में हमें हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें लास्ट वाला 6 नंबर है, वो है फूड, खाना। आप कौन सा खाना पसंद कर रहे हैं? क्या जो भी पसंद कर रहे हैं वो न्यूट्रिशियस है? क्या उसके अंदर पोषक तत्व है या नहीं है? क्या वो टेस्ट के लिए खा रहे हैं या पोषण के लिए खा रहे हैं? देखो, खाना जो होता है उसकी व्याख्या इस तरह से होती है कि जब भी आपको भूख लगे या ना लगे, तभी भी अगर जो खुराक आप खा रहे हैं उसे हम खाना बोलते हैं, ठीक है। पर न्यूट्रिशन वो चीज होती है जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, टू स्टे हेल्दी, हर रोज चाहिए, एवरी सिंगल डे चाहिए, जिसे हमें फ्यूल बोलते हैं। तो फ्यूल हर रोज चाहिए हमें। हमारी स्कूटी के अंदर भी अच्छा वाला फ्यूल डालना पड़ेगा। अगर उसमें कैरोसिन डाल दिया तो उसके हर पुर्जे खराब हो जाएंगे, आवाज करेंगे, धुआं निकालेंगे, और ये सभी कंडीशन होना स्टार्ट हो जाए। ऐसा ही हमारे बॉडी के साथ होता है। गलत फ्यूल डाल दिया, जो सही नहीं था वो वाला आपने डाल दिया, तो क्या होगा? गैस निकलेगी, गैस होगा, एसिडिटी होगी, जलन होगी, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, नींद अच्छे से नहीं आएगी, बहुत सारी चीजों में आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है कि हमें हमारा खाना, मानी जो फूड है, वो सही में न्यूट्रिशियस है कि नहीं, वो हमें याद रखना है।
और प्लस जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनका बढ़ चुका है, मानी बहुत सारे इंसुलिन रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना पसंद करना चाहिए। अभी आप बताओगे ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मानी क्या? ग्लाइसेमिक इंडेक्स मानी हमारी बॉडी में जो भी खाना खाने के बाद शुगर का जो स्पाइक बनता है, एकदम से वो बढ़ता है, वो नापने का जो इंडेक्स होता है उसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है तो आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल एकदम से बढ़ सकता है। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है तो आपकी बॉडी में धीरे धीरे, ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए बताया जाता है कि कुछ ऐसे खुराक है, चलो एक लिस्ट से समझते हैं। एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसके अंदर अगर देखा जाए तो भाई देखो, हम व्हाइट ब्रेड जो लेते हैं उसका 69 है, उसे हाई बोला जाता है। 50 से अब जो होता है ना उसको मीडियम, और 70 से ज्यादा है उसको हाई बोला जाता है। अगर होल मील ब्रेड अगर लेते हैं तो 72 जितना उसमें होता है। कॉर्नफ्लेक्स जो हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं उसमें 80 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मानी उसका हाई है। हनी अगर आप सुबह लेते हो, बहुत सारे लोग लेते हैं ना कि गर्म गुनगुने पानी में हनी की 1 चम्मच डाली और उसको वेट लॉस के लिए हम करेंगे, राइट? तो उसमें 87 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मानी सबसे ज्यादा। तो हमें कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजों को सेवन करना चाहिए जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस से परेशान हो तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि आपको ऐसा खाना पसंद करना चाहिए कि वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला। तो उससे क्या होगा कि आपके बॉडी में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो इम्बैलेंस नहीं होगी। जो इम्बैलेंस होती है ना वो नहीं होगी, वो बैलेंस में चलेगी। अगर वो बैलेंस में चलेगी तो आपकी बॉडी अच्छे से काम कर पाएगी, यानी ग्लूकोज के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और लास्ट में जो जनरली हमें 3 बार खाना खाना चाहिए, 3 बार खाना खाना चाहिए, और हमें सिर्फ 3 ही बार खाना खाना चाहिए। हमें 3 बार खाना खाना चाहिए और 3 टाइम ही खाना चाहिए। उसका मतलब उसके अलावा हमें हमारी बॉडी को और कभी कुछ खाना नहीं, पानी दे सकते। और अगर बहुत भूख लग रही है तो आप 20 कैलोरी से कम वाला जो खाना होता है वो आप खा सकते हो, उसमें वेजिटेबल्स आते हैं, तो 20 कैलोरी से कम में वेजिटेबल्स ले सकते हो। जैसे टमाटर ले लिया तो अगर 100 ग्राम टमाटर लेते हैं तो 20 कैलोरी मिलता है। जैसे ककड़ी होता है, अगर उसको 100 ग्राम लेंगे तो उसमें से 16 कैलोरी मिलेगा, तो वो ले सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। आपने खाना खाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट आएगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन बढ़ेगा, फिर इंसुलिन को मना बोला जाएगा। दोपहर सुबह नाश्ता कर लिया, 11-12 बजे फिर से कुछ खा लिया, फिर से इंसुलिन काम पे लगेगा। फिर दोपहर को 1-2 बजे फिर से खाना खा लीजिए, फिर से इंसुलिन काम पे लगेगा। फिर 4-5 बजे चाय पी ली, फिर से इंसुलिन काम पे लगेगा। रात को 8 बजे खाना खा लिया, फिर से बेचारा इंसुलिन काम पे लगेगा। और फिर रात को वॉक के ऊपर गए टहलने और आपकी आंखों ने आइसक्रीम देख लिया, फिर इंसुलिन बढ़ेगा। तो ये पूरा घटनाक्रम की वजह से हमारे बॉडी में बार बार इंसुलिन को काम करना पड़ेगा। फिर हमारे इंसुलिन को कोष ना बोल देंगे कि भाई नहीं चाहिए, और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा और आपको आगे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो 3 टाइम खाना है तो 3 ही टाइम खाना है, उसके अलावा पानी पी सकते हैं। और 3 टाइम के बीच में 4 से 5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, तभी जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा। अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस कम। क्यों? उसको आराम दे रहे हो। 3 घंटे में सब खाना हजम हो जाएगा, 2 घंटे में 1 घंटा साफ सफाई, 1 घंटा आराम करने के लिए उसको देना पड़ेगा, तब जाके वो रीस्टार्ट होगा और फिर से नॉर्मल तरीके से काम करना स्टार्ट होगा, रिपेयरिंग होगा, और हम नॉर्मल पर्सन फिर से बन सकते हैं। अगर आपने कोई व्हीकल है उसको 7-8 घंटे चलाया तो फिर उसको आराम देना पड़ता, और आराम देंगे तो फिर से वो दूसरे दिन फिर से 7-8 घंटे काम देगा। अगर आराम नहीं दिया तो
वो खराब हो जाएगा। कितना भी फ्यूल डाल दो, एक कैपेसिटी से ज्यादा काम करवाएंगे तो वो खराब हो सकता है। ऐसा ही हमारे साथ है, हम एक कैपेसिटी से ज्यादा इंसुलिन को काम करवाएंगे तो फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये सभी घटनाक्रम की वजह से हमारे जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये जो आज हमने यहाँ चर्चा की वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में थी। होप आप सभी को इसमें बराबर समझ आ गया होगा किस तरह से ये वर्कआउट करता है, किस तरह से हमारी बॉडी में काम करता है। और हर एक प्रॉब्लम की मदर जो है वो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और बहुत सारे लोग मैं जानना चाहता हूँ, 420 से ज्यादा लोग यहाँ पे हैं, 428 लोग हैं। कितने लोगों को कभी ना कभी लाइफ में पहले डायबिटिक की रिगार्डिंग चैलेंजेस था? आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में, या आप हैंड रेस कर सकते हो ताकि आपके साथ आपका एक्सपीरियंस हम शेयर कर पाए। कितने लोग थे ऐसे जिनको डायबिटिक रिगार्डिंग कुछ ना कुछ, मानी इंसुलिन रेजिस्टेंस की रिगार्डिंग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था? आप हैंड रेस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो, और हो सके तो आप हैंड रेस करिए ताकि हम आपसे बात करें। कितने लोग हैं? बस 3 लोग को डायबिटीज था। 425 लोगों में से सिर्फ 3 लोगों को था। कितने लोगों को प्री डायबिटिक कंडीशन था? कितने लोगों को प्री डायबिटिक कंडीशन था? आप हैंड रेस करिए फटाफट ताकि हम आपका एक्सपीरियंस जान सके। यस, यहाँ रूपल जी ने हैंड रेस किया है, हम उनसे जानेंगे। यस रूपल रावल जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी। यस सर, थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। यस सर, डायबिटीज मेरी बेटी को है, डॉटर को है, जो अभी 21 ईयर की है। उसको टाइप 1 डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था आज से 3 साल पहले। तो उसमें सर ऐसा था कि उसको पेनक्रियास डेड हो गई थी, इसीलिए उसको ऊपर से इंसुलिन लेना पड़ता था। इनिशियली स्टेज ऊपर उसका शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इंसुलिन की उसको जरूरत पड़ी, यानी कि मैं ऐसा बोलूँ ना, पहले 50 पॉइंट उसको ड्यूरिंग द डे उसको कंज्यूम करने पड़ते थे। और तो भी उसका डायबिटिक यानी कि शुगर जो है वो 400-500 के आसपास जाता था। और क्रेविंग भी बहुत इनिशियली बहुत ही रहती थी, और साथ में उसमें मेन उसको साइड इफेक्ट में उसका हार्मोनल चेंजेस, उसका पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो गई थी। ये सारा उसको चैलेंजेस होता गया। फिर हमने बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखाया जो स्पेशलिस्ट थे डायबिटिक के। फिर उसने ऐसा कहा कि 50 पॉइंट जो ड्यूरिंग द डे इंसुलिन ले रहे थे ना, तो उसका उसने 100 कर दिया, यानी कि स्प्लिट कर दिया बहुत सारे, यानी कि ड्यूरिंग द डे 5 to 6 टाइम उसको इंसुलिन देने पड़ते थे। तब जाके उसका डायबिटिक कंट्रोल होता था। शुगर तो वो भी 250 ही होता था सर। जब भी कुछ एक्स्ट्रा इंटेक करे ना तो उसका फिर से शुगर लेवल अप हो जाता था। और मैं यहाँ पर कम्युनिटी में जुड़ी ना, तो मैं वेट लॉस के लिए ही जुड़ी थी। तो मुझे ऐसा नहीं पता था कि यहाँ पर एक हेल्दी जो फ्यूल है, तो उसमें बहुत सारे यानी विटामिन मिनरल्स है, और साथ में सब भी, यानी कि जैसे मैंने शेयरिंग में सबका देखा कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो मैंने बस मेरे कोच को भी मैंने पूछा कि भाई मेरी जो डॉटर है उसमें ये क्या ये फूड ले सकते हैं? तो डेफिनेटली उसने बहुत ही अच्छी तरह से गाइड किया, और फिर मैंने भी उसका स्टार्टअप किया। तो नहीं मानो कि मैंने, क्योंकि मेरे घर वो शुगर चेक करने के लिए मशीन है, तो वो भी मैं डेली चेक करती थी, जब भी हम इंटेक करवाते थे तब पहले और बाद में। तो उसमें यही कि जब भी हमने स्टार्ट किया हमारा फ्यूअल, तो इसमें अमेजिंग मुझे रिजल्ट मिला। और धीरे धीरे कोच के गाइडेंस और डेफिनेटली लाइफस्टाइल भी हमने करेक्शन की, और वो लाइफस्टाइल करेक्शन करने के लिए मुझे ये कम्युनिटी से ही पता चला। और बस ये रूटीन उसका होता गया। और अभी जब पहले उसका जब 3 मंथ का जो रिपोर्ट था ना सर, 14 था। और तो बहुत ही हाई रहता था, और थोड़ा हाई रहता था ना, वो टीनेजर थी तो थोड़ा गुस्सा भी उसको बहुत आता था, फूडी भी बहुत थी, तो हम खुद भी टेंशन में आ गए थे। लेकिन ये ब्लेस्ड है मेरे लिए, और ये सभी डायबिटिक के लिए पर्सन के लिए, क्योंकि ये एकदम अच्छा खाना है जिससे मैं उसका धीरे धीरे शुगर कंट्रोल हो रहा है। और अभी तो ऐसा है कि जो 100 पॉइंट तक चले गए ना, अभी 30 के अंदर आ गया है सर। वाह। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जो 3 मंथ का जो रिपोर्ट रहा 14 था ना, तो धीरे धीरे 7-8 आ रहा है। तो एक होप मिली है कि चलो इंसुलिन तो मुझे उसको लाइफ टाइम देना ही पड़ेगा, उसको लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पेनक्रियास वर्क करेगी, लेकिन उसका शुगर कंट्रोल यानी कि इंसुलिन के जो पॉइंट है ना, तो
तो वो जो कम हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि वो जो सुई जो डालते हैं ना, तो बहुत ही पेन होता है। मैंने एक बार सही में ऐसा यूज किया था सर, कि भाई कैसा फील होता है, तो बहुत ही, मैं बता नहीं सकती सर। तो वो डेली इतना इंटेक कर रही है, वो कर रही है ना, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि चलो उसका जो 5-6 टाइम था, तो अभी 2-3 टाइम्स पर आ गया है। तो अमेजिंग रिजल्ट है। तो थैंक यू कहना चाहूंगी कि मुझे ये कम्युनिटी मिली, ये कोच मिले और ये फ्यूल मिला। सो थैंक यू सो मच सर। यस रूपल जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि टाइप 1 में क्या क्या दिक्कतें होती है, उसको लेके चलना पड़ता है और उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारी लाइफस्टाइल चेंजेस भी करनी पड़ती है, और कम्युनिटी सबसे बड़ा पार्ट है, मैं तो वो मानता हूँ। क्योंकि यस सर। हम जो माहौल में नहीं रहेंगे, तो जैसे बच्चों को हम घर पे नहीं पढ़ा सकते, वो स्कूल या कॉलेज में ही पढ़ेंगे, क्यों, वहां माहौल मिलता है, उस तरह का यस एक एटमोस्फियर मिलता है, वो एटमोस्फियर करता है। इसी तरह एक हेल्दी कम्युनिटी, जो टीआरएम कम्युनिटी है, एक हेल्दी कम्युनिटी है, और वो कम्युनिटी की वजह से ही आई थिंक सो ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। यस सर। हम लोग एज अ पेरेंट बोलते हैं कि ये मत खाओ, ये मत करो, ये करो, वो करो, तो नहीं सुनते। लेकिन जो कोच से बात करते हैं, हमारे सुपर कोच है, तो वो सब उसको समझाते हैं, तो उसको पता चलता है कि नहीं, चलो ये करना जरूरी है। और जैसे मैं सेशन मॉर्निंग के इवनिंग के जो भी सेशन होते हैं, मैं यहाँ लैपटॉप में ही चालू करके रखती हूँ, जिससे वो सुने और उसको भी पता चले कि ये एज अ पार्ट ऑफ लाइफ है, हेल्दी लाइफस्टाइल। तो उसको एडॉप्ट करना ही पड़ेगा, तो ही हम हेल्दी रह सकते हैं सर। सो थैंक यू सो मच सर। यस ऑफ कोर्स, बहुत बढ़िया, और होप फ्यूचर में उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, शुगर लेवल नॉर्मल रहे और एक नॉर्मल जिंदगी वो जी पाए। थैंक यू वेरी मच यस सर, रूपल जी, थैंक यू। शेयर करने के लिए। यस, हमारे साथ एक और पर्सन है। यस, त्रिवेदी वीरेंद्र जी लिखा है। यस, आपका नाम क्या है, बता सकते हो? ગુડ ઇવનિંગ સર, મેરા ગુડ નામ ઇવનિંગ। માધવભાઈ રાવલ હે। મને ઓકે 12 માધવ। વર્ષ ડાયાબિટીસની ગોળીઓ હું ખાતો હતો। આ સંસ્થામાં 5 મહિનાથી જોઈન્ટ થયો છું। પેલું મારું 3 મહિનાનું એવરેજ 11.5 રહેતું હતું, આ 5 મહિનામાં 6.5 આવી ગયું। क्या बात है वीरेंद्र जी, सॉरी रावल जी, जैसे आपने बताया 11 तक आपका चला गया था हाँ हाँ, HbA1, ठीक है, तो उसमें से अभी 6 के ऊपर आ गया, राइट? 5 आ गया, 6.5। 5 आ गया है, 6.5। 6.5 आ गया, बहुत मानी, 11 से 6.5, अमेजिंग। तो पहले क्या क्या दिक्कतें होती थी आपको जब आपका 11 था, और हाँ, अभी आपको 6.5 आने के बाद क्या क्या फायदा हो रहा है, क्या आप उसको बता सकते हो? हाँ, मैं धूप में नहीं जा सकता था। यहाँ ज्वाइन होने के बाद तो मैं पावागढ़ भी चढ़ के आया और उज्जैन भी जाके आया, और हमेरा वीरेंद्र भाई त्रिवेदी और हेमाक्षी बहन के मार्गदर्शन के अंदर क्या खाना क्या नहीं खाना सब मैं फॉलो किया 5 महीने तक, तो उसका रिजल्ट मेरे को मिला। मेरा 8 किलो वजन भी कम हुआ। क्या बात है, 8 किलो वजन कम। आपकी एज कितनी है, मैं जानना चाहता हूँ? 75 रनिंग स्टार्ट हुआ, 75। लग तो नहीं रहे हो 75 जैसे, जो पावागढ़ चढ़ के आ जाए वो 75 के तो नहीं होते हैं। आप नंबर गलत बता रहे हो, आप 35 के होंगे। हाँ, એટલે मेरा जो वो मशीन में ना 62 बताता है, जो अपने मशीन में चेक करते हैं ना, हाँ, में 62 बता रहा है। अभी 75 चालू हो गया मेरा। मैं रिटायर हुए 15 साल हो गया। वाह, मानी आप आपकी उम्र से कम चल रहे हो। हाँ हाँ, मैं ओएनजीसी में था, रिटायर हुए 15 साल हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो बहुत अच्छी तरह से आपने आपका, देखो एज एज वो एक नंबर होता है, सिर्फ मैं वो बताना चाहता हूँ कि एज एक नंबर होता है। आप कोई भी एज में चाहे तो आपकी लाइफ को यू टर्न लगा सकते हो, चेंज कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, तो सब कुछ पॉसिबल है। जैसे हमारे साथ रावल जी है, उन्होंने 75 से 62 रिटर्न कर लिया है, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सो हमने देखा, देखो एज नंबर है, कोई भी एज में कोई भी अगर हम ठान लेना कि करना है तो हो सकता है, और इसके लिए हमें एक कम्युनिटी चाहिए। जैसे हर एक बच्चे को स्कूल भेजना जरूरी है, घर पे नहीं पढ़ सकता, तो एक कम्युनिटी जरूरी है एक अच्छी हेल्थ के लिए, और एक हेल्दी कम्युनिटी का पार्ट अगर रहेंगे तो डेफिनेटली धीरे धीरे कर सकते हैं। और हमारे फैमिली मेंबर्स को भी, ऐसा जो भी प्रोग्राम हमारा होता है वो फैमिली मेंबर्स को साथ में बैठ के अगर हम सुनेंगे तो डेफिनेटली सबको कुछ न कुछ आइडिया आएगा अपनी लाइफ को अच्छी करने के लिए, राइट? तो एक हेल्दी कम्युनिटी के साथ हम जुड़े हैं, और इसी की वजह से
ये पॉसिबल हो पा रहा है। देखो टाइप 1 डायबिटीज कभी वो जाएगा नहीं, और उसको मेंटेन करना सीख सकते हैं कि किस तरह से उसको मेंटेन करके एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनको ये है और तो भी आज एक अच्छी और हेल्दी हैप्पी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। बहुत बढ़िया। यस, उसके अलावा कोई है जो अपना रिजल्ट शेयर करना चाहे तो डेफिनेटली हैंड रेस कर सकता है, या कंप्यूटर टीम किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है तो उनसे बात कर सकते हैं, राइट? यस, सरोज पटेल जी, आपको अनम्यूट की गुड रिक्वेस्ट आई मॉर्निंग। होगी। यस प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं तो 3 महीने से बीमार थी, तो अभी वो गरबे चालू हुए थे ना, तो इस बार तो मैं गरबा खेलने गई, तो मेरी भी 50 साल की उम्र है। तो रेडी होती थी तो सब बोलते थे कि आप लगते नहीं हो 50 साल के। तो मैंने वो अच्छा ऐसा बोलते कोई तो अच्छा लगता है। तो बीमार थी तो आज मुझे गाना गाना है सर। मैं 3 महीने से गाना नहीं गाया। मैं हर सेशन में, शाम के सेशन में गाना गाती थी तो सबको अच्छा लगता था। तो आज मुझे ऐसा लगा कि मैं गाना गाऊं सर। थैंक यू वेरी मच। पर उसके लिए अलग सेशंस होते हैं, वहां पे हम गाना गाएंगे। आपको क्या रिजल्ट मिला? आप ये कम्युनिटी में किसकी वजह से जुड़े थे, मैं आपको वो पूछना चाहता हूँ। वजन मेरा ज्यादा था, इसलिए मुझे तो बहुत सारी बीमारी थी। सर दर्द था, रहता था, एसिडिटी, गैस था, मेरा शरीर वजन बढ़ गया था, शोल्डर का पेन था, और वो घुटनों में दर्द था, और मेरा ऑपरेशन हुआ था 2 बार, तो घुटी के नस फट गई थी। तो उसका ऑपरेशन हुआ था तो मैं पलाठी मार के नहीं बैठ सकती थी। तो वो सब रिजल्ट मुझे मिला। तो अभी क्या, मुझे अटैक आया तो मगज की नली मेरी ब्लॉक हो गई है अभी। ओके। तो 3 महीने से मैं ऐसे बीमार थी, तो अभी दवाई चालू है। तो अभी डॉक्टर ने बोला है तो फिर भी मैं थोड़ा फ्रेश और कभी कभी लेती हूँ। दवाई लेने से पहले डॉक्टर ने बोला है अभी को दवाई के बाद कोई देसी दवा कोई कुछ नहीं लेना है। तो अभी फिर कल बताने गए थे तो 1.5 महीने की फिर दवा दी है, और बोला है कि अभी आओ तो एमआरआई करके आना। तो एमआरआई करवाया तो पता चला कि मेरे मगज की नली ब्लॉक है। ओके, नो प्रॉब्लम। आप इसी तरह ये कम्युनिटी में जुड़े रहिएगा तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। और जिसने आपको आज इनवाइट किया है उनको आप थैंक यू बोलिएगा। और हमारे साथ एक और पर्सन है, उनके साथ बात करेंगे। यहाँ सुनीता भावसर जी हैं जिन्होंने एड्रेस किया था। यह सुनीता जी, आप क्या बताना चाहते हो? हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे डायबिटीज था 3-4 महीने पहले, तो ये अच्छी कम्युनिटी के साथ जुड़ने से मुझे डायबिटीज की दवाई बंद हो गई है सर मेरी। तो सुनीता जी, आपको जब भी 3-4 महीने पहले था तो आपको क्या क्या लक्षण दिख रहे थे, क्या सिम्टम्स आ रहे जिसकी वजह से आपको पता चला कि मुझे शायद डायबिटीज है? क्या क्या आपको दिक्कतें हो रही थी? सर मुझे बहुत थकान लग रही थी, एनर्जी कम लग रही थी, और पैर बहुत दुख रहे थे मुझे सर। और मुझे बार बार डायरिया हो जाता था, बार बार परेशान होती, डायरिया हो जाता था बार बार। और गैस की बहुत प्रॉब्लम रहती थी सर मुझे, और मरडा हो जाता था बार बार सर मुझे। वो तकलीफ मुझे बहुत होती थी सर। ओके। और आप इस कम्युनिटी में जुड़े हैं और अभी आपको कैसा लग रहा है 3-4 महीने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है सर मुझे। एक भी बार मुझे परेशानी नहीं हुई, मुझे बार बार जाना नहीं पड़ता है, और थकान नहीं लग रही, एनर्जी अच्छी लग रही है, और अच्छी गाइडेंस और अच्छे मैंने कोच की सलाह मानकर और अच्छा फॉलो किया सर, तो मुझे अब डायबिटीज की दवाई बंद होगी सर मुझे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पर सुनीता जी, आपने दवाई खुद बंद की या डॉक्टर ने बंद करवाई? ना सर, मुझे डॉक्टर ने बंद करवाई सर। बस मैं वही जानना चाहता था। हर एक व्यक्ति को इनके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर आपकी गोली चल रही है तो उसको अपने हिसाब से बंद मत करिएगा। डॉक्टर जी को बताइए, वो आपका रिपोर्ट्स करवाएंगे। उनको लगेगा कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो फिर वो अगर वो बंद करवाते तो ठीक है। अपने हिसाब से कभी भी ऐसे निर्णय नहीं लेना है, ठीक है? बहुत बढ़िया सुनीता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फैंटास्टिक। ऐसे ही आगे कंटिन्यू जुड़े रहिएगा ताकि आपकी तरह बहुत सारे लोगों को भी आप मदद कर पाए, राइट? थैंक यू सर। थैंक यू। देखो, आज हमने अलग अलग एक डायबिटिक जो टाइप 1 था उसके बारे में हमने जानकारी ली। एक एज वाले व्यक्ति थे, उनके टाइप 2 डायबिटीज के बारे में जानकारी ली। सुनीता जी के भी टाइप 2 डायबिटीज के बारे में हमने जानकारी ली। जिन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं कंट्रोल या रिवर्स करने में उन्होंने ये अपने बॉडी के लिए ऊपर काम किया और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो किया, कम्युनिटी को फॉलो किया, और इसी की वजह से हुआ। और आप सभी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है।
कि आपको ये नेक्स्ट 3 दिन है वो ऐसे ही हमारे जो सेशंस होंगे उसके अंदर आप जुड़ सकते हो। और अगर हमारे आपके नजदीक में आपके फिजिकल कोई सेशन है, फिजिकल जो क्लब है उसमें भी आप जा सकते हो। तो 3 दिन के लिए आपके लिए वो फ्री रहेगा। तो यहाँ से मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि जिनने आज आपको यहाँ इनवाइट किया था उनको आप फोन करके बता सकते हो कि नेक्स्ट 3 दिन के लिए मुझे ये कम्युनिटी में जुड़े रहना है, तो आपको वो उसके लिए मदद करेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच और हैव अ गुड डे, नाइस डे। तो आज का हमारा सेशन हम यहाँ खत्म करते हैं। गुड नाइट, टाटा बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही दूसरे सेशंस में।